तो जहां पर लोगों ने अपना पाव रख दिया, है ना, बेसिकली वही है, वो तलवार चलाने की है, बनाने की नहीं है। सो यू नीड सम अदर पर्सन। इससे क्या हुआ, वॉर सिस्टम, उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल बन गए। बेटा स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है लोगों की सोच, हाईएस्ट पोजीशन होती है ना, वो हेरिडिटी नहीं होती, वहां पर लोग उस पोजीशन के लिए किसी कैंडिडेट को चूज। Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the new chapter for class 7 social science, that is new beginning, cities and state. And with this we are going to start your theme B, that is tapestry of past. बेटा इससे पहले हमने थीम ए के फर्स्ट 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। इन केस यू हैव मिस्ड देम आउट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, बाद में जाके उनको चेक कर सकते हो। एंड इफ यू वांट नोट्स ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, अगेन लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पर आई विल शेयर ऑल दीज पीपीटीज एंड यू कैन एक्सेस देम इजीली। ठीक है, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर। बेटा न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट, इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं आपका हिस्ट्री पार्ट एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी लेंथी। हियर लॉट्स ऑफ न्यू कांसेप्ट्स आर देयर व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रिमेंबर आल्सो, but don't worry, here with me you will be able to remember each and everything. Beta by the end of this video you will be able to answer each and every question of this chapter on your own, this is my guarantee. But for this what are you supposed to do? Make yourself available for next 1 hour, sit with your NCERT, concentrate and keep on writing the important points whatever we are discussing here, so that बाद में कभी भी रिविजन करो तो फटाफट सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलो now let's get started with the chapter here. This chapter is starting with some beautiful lines written by कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। अभी कौटिल्य कौन थे आपको पता है? कौटिल्य का एक और नाम है जो कि ज्यादा फेमस है। क्या नाम है? चाणक्य। यस, कौटिल्य चाणक्य एक ही पर्सन है, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र इज इंडियाज वन ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट, और यहाँ से कुछ लाइन ली गई हैं जिसमें बताया गया है कि कोई भी जो किंगडम होता है यानी राज्य होता है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं, देखो। द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर। जो किंगडम है उसकी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है? बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल। कैपिटल वर्ड क्यों बोला? बेटा किसी भी स्टेट का जो हार्ट है, जो मेन जगह है, वो कहाँ है? कैपिटल, है ना। तो किंगडम की प्रोटेक्शन कब होगी? जब उसका कैपिटल वेल फोर्टिफाइड हो। अब फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है? किलाबंदी होनी चाहिए, प्रॉपर किलाबंदी, घेराबंदी होनी चाहिए। मतलब उसकी वॉल्स इतनी स्ट्रांग और ऊंची होनी चाहिए कि अगर कोई एनिमी आके अटैक करने की सोचे तो उसको क्रॉस भी ना कर पाए, है ना। सो दैट्स वाई वेल फोर्टिफाइड कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर। जो टाउन्स है वो फ्रंट लाइन में होने चाहिए। ठीक है, द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर इन द टाइम ऑफ कैलेमिटीज। जब भी कोई परेशानी आ जाए, आपदा विपदा आ जाए उस राज्य पे, तो वो इतना सक्षम होना चाहिए, इतना कैपेबल होना चाहिए कि सिर्फ अपने ही लोगों को नहीं, बाहर से आने वाले लोगों को भी वो शेल्टर दे सके। ठीक है, आगे देखते हैं। इट शुड बी ब्यूटिफुल बीइंग इंडाउड विद द कल्टिवेटेड लैंड। इतना सुंदर वो राज्य होना चाहिए कि वहां के रहने वाले लोगों को लगे कि वाओ कितने अच्छे राज्य में हम रह रहे हैं, है ना। और वहां पर प्रॉपर कल्टिवेटेड लैंड होना चाहिए। बेटा कल्टिवेटेड लैंड से हमें क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। वी विल गेट द फूड, द पीपल हु आर स्टेइंग देयर इन दैट किंगडम दे विल गेट द प्रॉपर सप्लाई ऑफ फूड, दैट्स वाई कल्टिवेटेड लैंड। माइंस एंड टिम्बर फॉरेस्ट। वाई माइंस? बेटा माइंस से हमें क्या मिलते हैं? एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का, और मेटल्स की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है साइंस में। मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बाकी डिटेल में हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे। सो उनके पास माइंस होनी चाहिए। टिम्बर फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? बेटा टिम्बर हम उस टाइप की लकड़ी को बोलते हैं जो बहुत स्ट्रांग होती है, जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, या फिर जो जिससे हम फर्नीचर बना सकते हैं, जैसे कि शीशम की लकड़ी, साल की लकड़ी, है ना। सो वो टिम्बर फॉरेस्ट उनके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो एलिफेंट फॉरेस्ट। अब एलिफेंट फॉरेस्ट क्यों? बेटा एलिफेंट की अच्छी क्वांटिटी उस किंगडम में होनी चाहिए, ये बता रहा है इसका मतलब। वाई सो? बिकॉज पहले के टाइम पे एलिफेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। जितने भी भारी भरकम काम करवाने वो सब एलिफेंट करते थे। इनफैक्ट वॉर में भी एलिफेंट का बहुत अच्छा रोल होता था, है ना। तो इसीलिए किंगडम के पास एलिफेंट और उनको सर्वाइव करवाने के लिए उनका फॉरेस्ट, सो एलिफेंट फॉरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड गुड पास्चर रिच इन कैटल, यानी एक ग्रीन लश लैंड होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे कैटल हों और कंटिन्यूस डेयरी सप्लाई हो, है ना, दूध या दूध के प्रोडक्ट की सप्लाई हो उस किंगडम में। इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर, इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटरवेज। बेटा वो राज्य सिर्फ बारिश का इंतजार न करे, यानी सिर्फ रेन वाटर पे वो डिपेंड नहीं होना चाहिए वाटर सप्लाई के लिए। उनके पास अपने खुद वाटर रिसोर्स होने चाहिए किंगडम में। ठीक है, और अच्छी रोड्स होनी चाहिए। इसके अलावा इट शुड हैव प्रोडक्टिव इकोनॉमी। प्रोडक्टिव इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? यानी अच्छा सक्षम होना चाहिए, वहां पे कंटिन्यूस करेंसी सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, गरीबी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। विद अ वाइड वैरायटी ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज मीन्स व्हाट इज कमोडिटी?
बेटा जो डेली नीड की ज़रूरतें होती है ना, उनको कमोडिटी बोलते हैं। जो भी चीज़ें हम दिन भर में यूज़ करते हैं, दे आर ऑल कम अंडर द कमोडिटीज़। तो ये सारी की सारी जो कमोडिटीज़ हैं, वैरायटी ऑफ कमोडिटीज़, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल इनसाइड द किंगडम। Am I clear? अब बेटा देखो, आज हमारे पास किंगडम नहीं है, लेकिन तब भी हम यही सारी फैसिलिटी तो देखते हैं। अगर हमको कहीं रहना है, प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, कमोडिटी सारी हमको मिलनी चाहिए, है ना, और अच्छी इकोनॉमी भी होनी चाहिए। यस, सो वट एवर फैसिलिटीज वी आर लिविंग इन सब के बारे में इन्होंने इतने सालों पहले बता दिया था, है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है, उस टाइम पे उनके राज्य भी इतने ही वेल डेवलप्ड होंगे। अंडरस्टूड? चलो, with this thought, let's move ahead and find out the big questions, the big mysteries we are going to unfold here. ठीक है? The first question: what is meant by second urbanization of India? This is the first question. Second, why were the Janpads and Mahajanpads an important development in India's early history? हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा जनपद और महाजनपद के बारे में। ठीक है? What kind of system of governance did they evolve? उन्होंने किस तरीके से गवर्नेंस चलाई, ये भी हमें यहाँ समझना है। ठीक है? चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया? अब बेटा सेकंड अर्बनाइजेशन को समझने के लिए पहले आपको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी पता होना चाहिए, है ना। पढ़ा आपने इससे पहले कभी? सेकंड अर्बनाइजेशन क्यों स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? क्योंकि आपने क्लास 6 में फर्स्ट अर्बनाइजेशन को देख लिया है ऑलरेडी। क्या था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। यस, दैट इज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हैव अ लुक हियर। हड़प्पन सिविलाइजेशन, दैट इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट अर्बनाइजेशन? क्योंकि बेटा इनकी जो सिटीज थी, हड़प्पन टाइम पे जो सिटीज थी वो कितनी वेल डेवलप्ड थी। उनका अर्बनाइज सिस्टम था, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके पास सैनिटेशन सिस्टम था, उनके प्रॉपर मार्केट थे, उनके पास स्ट्रीट्स थे, है ना, और वो ट्रेड भी करते थे। सो व्हाट आर दीज आर सम ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी अर्बनाइज्ड प्लेस। दैट्स वाई हम इस टाइम को, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन टाइम को फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था इंडस रिवर के पास, इसीलिए इसको इंडस या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। यस, नाउ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन फुली फ्लरिश्ड फॉर्म में कब चल रहा था? इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2600 BCE टू 1900 BC, है ना। अब जो मैंने डेट बोली, इसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं हम कब की बात कर रहे हैं बेटा? वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज डेट्स इन द टाइम लाइन सो दैट आपको समझ में आए कि हम कब की बात हो रही है ये, है ना। देखो यहाँ पर ये जो रेड मार्क है, ये क्या दिखा रहा है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। फॉरवर्ड में जाएंगे तो कॉमन एरा, हम यहाँ पर 2025 में बैठ के ये सब पढ़ रहे हैं कॉमन एरा में। ठीक है, और कब के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि इधर हुआ था। 3000 से फॉरवर्ड जा रहे हैं इधर को, तो ये आएगा आपका 2600 BCE, है ना। तो 2600 BCE से लगभग 1900 BCE तक हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा गया, और इसके बाद धीरे धीरे इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इसके बाद धीरे धीरे बेटा जो अर्बनाइजेशन था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गया। ठीक है, देखो इन अर्ली सेकेंड मिलेनियम फर्स्ट अर्बनाइजेशन स्टार्टेड फॉलिंग। अब ये अर्ली सेकेंड मिलेनियम क्यों बोला? व्हाट इज मिलेनियम बेटा? मिलेनियम इज अ टाइम गैप ऑफ 1000 ईयर्स, है ना। अब सेकेंड मिलेनियम बोल रहे हैं, सेकेंड मिलेनियम मतलब 2000 BCE से फॉरवर्ड इधर को जाएंगे तो 1001 BCE, ये जो टाइम पीरियड है ये पूरा क्या है? सेकेंड मिलेनियम चल रहा है। तो सेकेंड मिलेनियम के स्टार्ट होते होते, देखो अर्ली सेकेंड मिलेनियम ना, तो स्टार्ट होते होते ये जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था ये धीरे धीरे इसका स्टार्ट हो गया फॉल। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज सम ऑफ इट्स सिटीज वर अबेंडन्ड एज पीपल स्टार्टेड रिवर्टिंग टू रूरल और विलेज लाइफस्टाइल। जो लोग इनकी सिटीज में रह रहे थे बेटा, उन लोगों ने छोड़ के जाना स्टार्ट कर दिया उन सिटीज को, या थोड़े बहुत जो लोग वहां रह गए थे वो भी अर्बन लाइफस्टाइल से नहीं रह रहे थे, वो सब लोग रूरल या फिर विलेज लाइफस्टाइल को उन्होंने अपना लिया था। अंडरस्टूड? और फिर फर्दर क्या हुआ? इस पूरे मिलेनियम में, फॉर दिस होल मिलेनियम, अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम द इंडिया। बेटा ये सेकेंड मिलेनियम वाला जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे बिल्कुल भी फिर अर्बनाइजेशन नहीं देखा गया फर्दर। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन कहाँ देखा गया? यहाँ पर, जो कि थर्ड मिलेनियम का पार्ट था। सेकेंड मिलेनियम खत्म होते होते अर्बनाइजेशन भी खत्म हो गया। यहाँ पूरे मिलेनियम में बिल्कुल भी आपको अर्बनाइजेशन नहीं दिखा। तो उसके बाद फॉरवर्ड कहाँ दिखा होगा? ये 1 मिलेनियम स्टार्ट होते होते, पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी दोबारा यहाँ पे आ जाओ। सो फॉर दिस होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, दो देयर मे हैव बीन अ फ्यू टाउन्स हियर एंड देयर इन द नॉर्थ इंडिया। थोड़े बहुत टाउन नॉर्थ इंडिया में रह गए थे इस टाइम पे, लेकिन वहां पर जो लोग थे वो अर्बन लाइफस्टाइल से नहीं रह रहे थे, वो रह रहे थे विलेज या फिर रूरल लाइफस्टाइल से। ठीक है,
अब जो ये जितना भी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, ये क्यों हुआ बेटा? वाई देर वॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन? अब इसके अलग अलग यहाँ पे रीजन दिए जाते हैं। कोई बोलता है अटैक हुआ होगा, कोई बोलता है कि यहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज आई होंगी, है ना। अब जो भी इसके पीछे रीजन था, उसके वजह से क्या हुआ, उसके वजह से द मेन कंपोनेंट ऑफ हड़प्पन अर्बन ऑर्डर डिसअपीयर्ड। दिस वाज द रीजन। जो भी वहां पे प्रॉब्लम आई होंगी, उनके वजह से जो अर्बन उनका ऑर्डर था, उसको चलाने वाले जो मेन कंपोनेंट थे, वही गायब होने लग गए। ना व्हाट आर दीज मेन कंपोनेंट्स? लाइक प्रेजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा किसी भी अर्बन सिटीज या अर्बन प्लेस को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए ना, वही वहां से खत्म हो गया। उसको चलाने वाले जो रूलिंग क्लास के हेड थे, वो भी नहीं थे। वहां पे जो एलोबरेट स्ट्रक्चर थे, प्राइवेट पब्लिक, वो भी खत्म हो गए। क्राउडेड स्ट्रीट, बिजी मार्केट्स, दीज आर द हाईलाइट ऑफ एनी अर्बन प्लेस, सो वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। डिफरेंट कम्युनिटीज विद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, राइटिंग सिस्टम, सैनिटेशन सिस्टम, सो ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी अर्बन सिटी, वो सारे के सारे वहां से डिसअपियर होने स्टार्ट हो गए। और इसीलिए जो ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन था, वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। Am I clear? और पूरा सेकेंड मिलेनियम क्या था? अर्बनाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया हमारी कंट्री से। अब फर्दर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेटा फर्स्ट मिलेनियम आते आते एक नया फेज स्टार्ट हुआ अर्बनाइजेशन का। ठीक है, अब ये कहाँ हुआ? In the first millennium BCE, the new phase of urbanization began in the Gangetic Plain, part of the Indus or Sindhu Basin, neighboring region, gradually spreading to the other parts of the subcontinent. बेटा फर्स्ट मिलेनियम BCE स्टार्ट होते होते एक नया फेज स्टार्ट हुआ अर्बनाइजेशन का, जो कि कहाँ पे मेनली स्टार्ट हुआ? गैंजेटिक प्लेन में। ये वाला एरिया कहाँ पर है ये? आई होप नाउ यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड। हमने फर्स्ट चैप्टर में पूरा कवर कर लिया है ना। गैंजेटिक प्लेन, हिमालय के नीचे वाला ये वाला रेंज, ठीक है, द फर्टाइल वन, गॉट इट। तो यहाँ पर ये नया फेज देखा गया। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो ये सिंधु नदी का बेसिन था, वहां पर भी देखा गया, और थोड़ा बहुत अलग अलग पार्ट्स में। और आफ्टर सम टाइम ग्रेजुअली इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। एम आई क्लियर नाउ? अब ये बातें बेटा हमें कैसे पता पड़ी? हमें ये कैसे इंफॉर्मेशन मिली कि उस टाइम पे नया फेज स्टार्ट हुआ? कुछ तो हिस्टोरिकल सोर्सेज होंगे ना। यस देयर वर। द फर्स्ट वन इज द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। जो आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, तो खुदाई से हमें कई सारे ऐसे रिमेन्स मिले हैं इस पूरे एरिया में, जो बताते हैं कि उस टाइम पे वेल डेवलप्ड सिटीज थी, अर्बनाइजेशन वहाँ पे फॉलो हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा वैदिक, बुद्धिस्ट और जैनिज्म, ये 3 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स थे जो फुली फ्लरिश्ड फॉर्म में चल रहे थे इस टाइम पे, सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पे। तो उन्होंने उस टाइम पे जो लिटरेचर लिखा होगा, जो टेक्स्ट लिखे होंगे, उनसे भी हमें पता पड़ता है कि यहाँ पर प्रॉपर अर्बनाइजेशन चल रहा था उस टाइम पे। अंडरस्टूड? सो दीज आर द सोर्सेज, पता होना चाहिए ये। ठीक है, और इससे हमें क्या पता पड़ा? दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड द इंडियाज सेकेंड अर्बनाइजेशन। इसीलिए इन चीज़ों से हमें पता पड़ता है कि ये नया फेज क्या था? सेकेंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया था। गॉट इट? चलो अब बेटा अभी हमने क्या पढ़ा? सेकेंड मिलेनियम में बिल्कुल अर्बनाइजेशन खत्म, और फर्स्ट मिलेनियम आते फिर से अर्बनाइजेशन शुरू। तो इसका मतलब सेकेंड मिलेनियम खत्म होते होते कुछ तो ऐसा चेंज आ रहा होगा ना, जिससे कि फर्स्ट मिलेनियम में नया अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो गया। नाउ व्हाट वाज दैट चेंज? लेट्स गेट इनटू डिटेल। देखो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? ग्रुपिंग इनटू जनपद, ये वो चेंज हो रहा था। देखो कैसे? Towards the end of second millennium BCE, regional cultures gradually reorganized themselves in the North India. ये देखो फिर से टाइमलाइन में देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड मिलेनियम, ये वाला फेज क्या था? ब्लैंक वाला फेज था, यानी अर्बनाइजेशन नहीं था। अब सेकेंड मिलेनियम खत्म होते होते लगभग यहाँ पर 1200 BCE, यानी 1200 BCE के बाद से धीरे धीरे क्या हुआ? जो लोग थोड़े बहुत नॉर्थ इंडिया में रह गए थे, यहाँ पर डाउनफॉल के बाद मैंने बताया था ना कि थोड़े बहुत टाउन्स नॉर्थ इंडिया में थे जो कि रूरल या फिर विलेज लाइफस्टाइल से रह रहे थे। तो उन्हीं लोगों ने इतने सालों बाद जाके धीरे धीरे अपने आप को रीऑर्गेनाइज्ड या फिर रीग्रुपिंग करनी उनकी स्टार्ट हुई। ठीक है ना? क्यों हुआ ऐसा? वाई दे रीऑर्गेनाइज्ड? देयर मस्ट बी सम बेसिस फॉर दैट ना। क्या था वो? द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग वाज पीपल फॉर्म्ड क्लैंस और ग्रुप्स प्रोबेबली शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज और द कॉमन कस्टम। बेटा ये जो ग्रुपिंग हुई उसका रीजन है ये, वाई पीपल स्टार्टेड ग्रुपिंग दैट टाइम। मे बी दे मस्ट बी शेयरिंग सम कॉमन लैंग्वेज, मे बी उनका काम सेम हो, मे बी उनके कुछ कस्टम सेम हो, तो कुछ भी उन्होंने कॉमन एक चीज़ देखी और उसके बेसिस पे उनके ग्रुप बनने स्टार्ट हो गए, है ना।
और वो ग्रुप जिस जगह पे रह रहे थे, जहां पर थे, उसको बोला गया जनपद। जनपद का मतलब क्या है बेटा? जनपद का संस्कृत मतलब है, जन मतलब होता है लोग और पद मतलब होता है पांव। तो जहां पर लोगों ने अपना पांव रख दिया है ना, बेसिकली वो एक एरिया क्लेम कर दिया कि ये हमारा है। ठीक है, देखो जनपद इज संस्कृत वर्ड विच मीन्स वेयर द पीपल यानी जन हैव सेट देयर फुट यानी पद। ठीक है, और वेयर पीपल हैव सेटल्ड डाउन, बेसिकली जिस एरिया में लोग वो रह रहे होंगे वो उनका जनपद हो जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल इंग्लिश में बोला जाए तो जनपद और अ टेरिटरी, जनपद इज अ टेरिटरी इन एन एरिया इज एन एरिया दैट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर क्लैन। ठीक है, और बेटा यहां पर हर जनपद का अपना एक राजा या फिर एक रूलर होता था। ठीक है, अब वो कैसे रूल करता था, क्या गवर्नेंस सिस्टम था, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे जाके। ठीक है, अब फर्दर इसके बाद क्या हुआ बेटा, यहां पर से धीरे धीरे ग्रुपिंग स्टार्ट हुई, जनपद बनने स्टार्ट हुए। अब कई सारे अगर जनपद बनेंगे तो उनके बीच में कुछ तो इंटरेक्शन होगा, होगा ना, इंटरेक्शन होगा, ट्रेड होगा, कुछ कल्चरल एक्सचेंज भी हो सकते हैं। हो सकता है दो जनपद के लोगों के बीच में कुछ शादी हो गई है ना, तो इस तरह से कल्चरल एक्सचेंज भी होते हैं। गॉट इट। और फर्दर इससे हुआ क्या, धीरे धीरे जब ये इंटरेक्शन बढ़ता गया तो यहां पर इधर लगभग 800 to 700 BCE के आते आते ये जो जनपद थे उन्होंने आपस में कंबाइन करना शुरू कर दिया और फिर आपको मिले क्या, महाजनपद। ठीक है, सो महाजनपद क्या है, महाजनपद आर द बिगर फॉर्म, बिगर यूनिट ऑफ द जनपद ओनली। जब दो या दो से ज्यादा जनपद कंबाइन हो गए तो आपको क्या मिले, महाजनपद। ठीक है, देखो by 8th or 7th century BCE some of those early janpad had merged together to form the bigger unit known as महाजनपद। जो छोटे छोटे जनपद थे उन्होंने मर्ज करना स्टार्ट किया और एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो गए जिसको हमने क्या बोला, महाजनपद। ठीक है, अब ये मर्जिंग क्यों हुई इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखो why जनपद merged ड्यू टू इंक्रीज्ड ट्रेड नेटवर्क, दिस इज द फर्स्ट रीजन। बड़ा अच्छा ट्रेड चल रहा होगा, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा होगा दो जनपद के बीच में, है ना, इसकी वजह से। या फिर द सेकेंड रीजन इज कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज मतलब क्या, मैंने बताया आपको, दो जनपद के लोगों के बीच में शादी हो गई, सो कल्चरल एक्सचेंज हो गया, है ना। सो दीज आर द टू रीजन जिसकी वजह से माना जाता है जो छोटे छोटे जनपद थे वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। क्लियर नाउ। अब बेटा उस टाइम पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में कितने महाजनपद हुआ करते थे, अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग नंबर मिलेगा आपको, लेकिन द मोस्ट कॉमन इज 16। सो 16 महाजनपद इज द मोस्ट कॉमन दैट वी नो। ठीक है, एक बार मैप में देखते हैं इन सारे 16 को, ये हैं, दीज आर द 16 महाजनपद एट दैट टाइम। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे 16 के नाम आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक्सटेंड कहां से हो रहा है, अगर यहां देखा जाए ये रीजन कौन सा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, गंधारा, जिसको कि हम गांधार बोलते हैं, है ना। आप ईस्ट में चले जाओ, सबसे ईस्ट में क्या है, ये अंगा, और यहां नीचे आ जाओ तो सेंट्रल इंडिया में है अस्माका। सो ये स्ट्रेच है जिसके बीच में आपको सारे 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। ठीक है, दीज आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम गांधार दैट इज इन नॉर्थ वेस्ट, अंगा इन ईस्ट, अस्माका इन सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया नियर द गोदावरी रिवर। इसके पास यहां पर क्या है, गोदावरी रिवर। ठीक है, अब बेटा इन 16 में से 4 महाजनपद ऐसे थे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनके नाम पता होने चाहिए, उसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, कौन कौन से थे, मगध, कोसाला, वत्सा एंड अवंती। मगध, कोसाला, वत्सा एंड अवंती, दीज आर द 4 1। ठीक है, डिटेल में इनके बारे में पढ़ना आगे। ठीक है, चलो मूविंग अहेड, नाउ थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन फॉर यू। नोटिस हाउ मेनी ऑफ द महाजनपद्स आर कंसंट्रेटेड इन गंगा प्लेन्स, देयर आर सेवरल पॉसिबल रीजन फॉर दिस। बेटा आपने मैप को ध्यान से देखा, दोबारा से देखते हैं। 16 महाजनपद आर देयर, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से एरिया में कंसंट्रेटेड हैं, ये वाली बेल्ट में, और इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, गैंजेटिक प्लेन। एंड गैंजेटिक प्लेन इज रिच इन एल्यूवियल सॉइल, और जहां पर भी एल्यूवियल सॉइल होगा वहां की सॉइल कैसी होगी, हाईली फर्टाइल, है ना। सो फर्टाइल अगर लैंड है तो आपके पास बहुत अच्छा यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन होगा, पानी तो पहले से है ही वहां पर। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट व्हाई मैक्सिमम महाजनपद आर हियर इन दिस गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, देखो there are several possible reason for this including the growth of agriculture in fertile Ganga plain, first reason, है ना। उसके अलावा बेटा the availability of iron ore in the mountains and hills, गैंजेटिक प्लेन में जितने भी माउंटेन हिल्स हैं वहां पर बड़ी अच्छी क्वांटिटी में आपको आयरन ओर मिलता है। अब देखो फर्स्ट सिविलाइजेशन हमने पढ़ा था जब हड़प्पन कल्चर, वहां पर कौन सा मेटल ज्यादा यूज होता था, कॉपर। वो लोग कॉपर के बारे में जानते थे,
बेटा सेकेंड सिविलाइजेशन में आयरन केम इनटू पिक्चर और तब से ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। आयरन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे जाके, ठीक है। तो सेकेंड रीजन क्या है आपका, आयरन ओर, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेड नेटवर्क, यहीं से धीरे धीरे नए ट्रेड नेटवर्क स्टार्ट हुए, ठीक है। देखो रीजन है मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं। फर्स्ट रीजन इज गैंजेटिक प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल सो एग्रीकल्चर कैन फ्लरिश एंड सपोर्ट पीपल, दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ओर नियर बाय पीपल कुड मेक बेटर टूल्स एंड वेपन्स, अगर आयरन ओर मिलेगा तो उसी से फिर वो टूल्स बना पाएंगे, वेपन्स बना पाएंगे, है ना। और थर्ड क्या है, न्यू ट्रेड नेटवर्क हेल्प्ड पीपल इन बूस्टिंग द इकोनॉमी, जैसे जैसे ट्रेड नेटवर्क बढ़ते रहे वो इकोनॉमी उनकी अच्छी होती रही, उनके पास पैसा आना शुरू हुआ, दैट्स वाई, गॉट इट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप ये 3 पॉइंट्स वहां पर लिख सकते हो। Am I clear? चलो मूविंग ahead and now one more let's explore for you. The most powerful of these new states were Magad, कोसाला, वत्सा एंड अवंती, मैंने बताया था अभी, है ना, ये 4 जो थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे। नाउ लुकिंग एट द मैप कैन यू आइडेंटिफाई देयर कैपिटल्स, आपको मैप में इनके कैपिटल्स को आइडेंटिफाई करना है। ऑल्सो हाउ मेनी कैन यू मैच विद इंडियन सिटीज टुडे, इनमें से कौन कौन सी आज भी इंडिया में एज अ सिटी हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं दोबारा मैप में, चलो आ जाओ यहाँ पर कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज दी मगध, कहाँ है, ये है मगध, बेटा मगध है बिहार के वाले एरिया में, और इसका कैपिटल कौन सा है, राजगिरा, और आज के टाइम पर भी है राजगिर नाम से, ठीक है। ये मैंने पूरा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है आपको। द फर्स्ट वन इज मगध, उसका कैपिटल उस टाइम पे महाजनपद वाले टाइम पे राजगिरा था, आज के टाइम पे ये राजगिर नाम से बिहार में है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज कोसाला, ये है बेटा कोसाला, इसके कैपिटल है शारावस्ती और आज भी है शारावस्ती इन यूपी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वत्सा, वेयर इज वत्सा, ये वत्सा का है कौसाम्बी, ठीक है। उस टाइम पे उसका कैपिटल क्या था, कौसाम्बी, बेटा कौसाम्बी आज भी है जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौसाम्बी आज भी एक जगह है छोटी सी, लेकिन वो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आती है जो कि यूपी में है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज अवंती, ये है अवंती, उस टाइम पे उसकी सिटी का नाम था उज्जैनी और आज हम कैसे जानते हैं उसको, उज्जैन नाम से, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। सो ये पूरा टेबुलर फॉर्म है, उस टाइम के जो स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद थे उनके कैपिटल और आज के टाइम पे कौन सी सिटी हैं और कौन से स्टेट में है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, सेकेंड क्वेश्चन, कंपेयर दिस मैप विद द मैप ऑफ द रीजन्स मेंशन्ड इन द महाभारता, दैट इज इन द चैप्टर इंडिया, दैट इज भारत इन ग्रेड 6, ओके। बेटा ग्रेड 6 में, क्लास 6 में आपने एक चैप्टर पढ़ा था इंडिया दैट इज भारत, वहां पर एक मैप दिया हुआ था जिसमें आपको सिटीज दी हुई थी महाभारत के टाइम की, है ना। तो उस मैप से आपको इसे कंपेयर करना है और फिर क्या देखना है, लिस्ट द नेम्स कॉमन इन बोथ द मैप्स, व्हाट डू यू थिंक दिस इम्प्लाइज, आपको ये देखना है कि महाभारत वाले मैप में और अभी प्रेजेंट वाले मैप में जो हम महाजनपद का मैप देख रहे हैं उसमें कौन कौन सी सिटीज कॉमन है और इससे हमें क्या समझ में आता है, ठीक है। अब पहले सिटीज देख लेते हैं। ये देखो, ये वो मैप है महाभारत वाला जो क्लास 6 में आपने पढ़ा था, ये मैप है जो आपको महाजनपद दिखा रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट करें। देखो यहाँ गंधारा है, यहाँ पर भी गंधारा है, मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, ठीक है, गांधारा। उसके बाद ऊपर ही ऊपर इस साइड में आ जाएंगे तो आपको ये पांचाला दिख जाएगा, यहाँ पर भी है पांचाला। इसके बाद फर्दर इधर को आओगे तो आपको कोसाला दिखेगा, इधर पर भी कोसाला। नेक्स्ट फर्दर इधर को आएंगे तो आपके पास अंगा है, यहाँ पर भी अंगा है, ठीक है। फिर नीचे को आ जाओ तो आपके पास अस्मा का, यहाँ सेंट्रल इंडिया में है, इधर पर भी है। देन यहाँ से फिर ऊपर को हम जाएंगे तो ये आपका अवंती आ गया, इधर पर भी अवंती है, ठीक है। एंड देन वन मोर देयर इज, दैट इज मत्स्य, यहाँ पर भी मत्स्य है, ठीक है। तो इतने सारे आपके पास प्लेसेस हैं जो कि कॉमन थे, मैंने पूरी आपको यहाँ पे लाइन लिस्ट बना के दी हुई है, ठीक है। अब बेटा ये जो कॉमन सिटीज हैं इनसे क्या पता पड़ रहा है, व्हाट इट इज इम्प्लाइंग, इट इज इम्प्लाइंग दैट जो ये सिटीज इस टाइम पे यानी महाभारत टाइम पे रही होंगी, ये इतनी स्ट्रांग होंगी कि ये कंटिन्यू चलती रही आगे जाके भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, है ना। और देखो आज के टाइम पर भी है, गॉट इट। दिस इज द फर्स्ट इम्प्लीकेशन। व्हाट इज द सेकेंड, इट इज शोइंग द कंटिन्यूएशन ऑफ हिस्ट्री, यस, ये दिखा रहा है कि जो लोग यहाँ रह रहे होंगे वो ज्योग्राफिकल एरिया इतना अच्छा होगा कि वहां पे कंटिन्यूअसली वो चलता ही आ रहा है, कंटिन्यूटी इन द कल्चर एंड ज्योग्राफिकल एरिया। Am I clear? देखो आंसर कैसे लिखोगे, this implies that these important places during Mahabharata were strong and were important in the later period also. Clear? It shows that the culture, geographical continuity in the Indian history.
It is showing the cultural and geographical continuity. Am I clear? समझ में आ गया? चलो, moving ahead and now let's talk about the capitals of महाजनपद. बेटा कैपिटल की इंपॉर्टेंस हमने इससे पहले डिस्कस करी है. कहां पर? जो वो इनिशियल लाइन हमने पढ़ी थी ना, अर्थशास्त्र से ली गई थी, जो कौटिल्य ने लिखी थी, वहां पर क्या पढ़ा था हमने? किसी भी किंगडम को अगर सुरक्षित रखना है, अगर वेल सेफ रखना है, तो उसका कैपिटल वेल फोर्टिफाइड होना चाहिए. पढ़ा था? फोर्टिफाइड मतलब प्रॉपर किलाबंद होना चाहिए. तो यहां पर जो महाजनपद थे ना, उनके भी कैपिटल वेल फोर्टिफाइड थे. देखो, मोस्ट ऑफ द महाजनपद कैपिटल्स वर लार्ज वेल फोर्टिफाइड सिटीज. और बेटा सिर्फ वेल फोर्टिफाइड नहीं थे, इनके पास और भी कई तरीके थे अपने आप को सेफ रखने के. व्हाट आर दोज? फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस आउटसाइड द फोर्टिफिकेशन दे वर हैविंग मोट्स एंड नैरो गेट सिस्टम. मोट्स एंड नैरो गेट सिस्टम. अब मोट का मतलब क्या है? लेट्स ट्राई एंड चेक इट आउट हियर. बेटा ये देखो, मोट का मतलब क्या होता है? जो आपका किला है उसके चारों तरफ एक बहुत गहरा गड्ढा खोद दो और उसमें पानी भर दो. उससे क्या होगा? जो एनिमी है वो आपकी वॉल तक टच भी नहीं कर पाएगा उसको. ये देखो, यहाँ पर ये वॉल किसकी? आपके किले की, यानी जो फोर्टिफाइड प्लेस है उसकी. बीच में ये मोट और ये एरिया, यहाँ पे एनिमी आएगा तो वॉल को टच भी नहीं कर पाएगा, इतना गहरा है कि वहीं डूब जाएगा. सो दिस इज मोट सिस्टम. ठीक है, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यू कैन से. ये देखो, दिस इज वन ऑफ द एरिया एक्सकेवेशन से मिला था. आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. अभी ध्यान कहाँ देना है? अभी ध्यान देना है इस पे. व्हाट इज दिस? इट इज शोइंग द मोट सिस्टम. अभी आपको ये फ्लरिश्ड सिटी टाइप नहीं दिख रहा है, उस टाइम पे तो हुआ होगा ना. अभी तो सिर्फ रिमेन्स बचे हैं ये. तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये यहाँ पे कहीं ये वॉल होंगी और ये बाहर मोट सिस्टम बना हुआ है. गॉट इट? देखो, अ डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ फोर्ट और फोर्टिफाइड सिटी फिल्ड विथ वाटर. दिस वॉज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टू स्टॉप द एनिमी टू रीच द वॉल. एनिमी वॉल को टच भी नहीं कर पाए, है ना. सोच. नेक्स्ट देखो, नैरो गेट सिस्टम. अब बेटा जितना बड़ा गेट होगा उसको कंट्रोल करना उतना मुश्किल होगा ना. कौन अंदर बाहर जा रहा है पता भी नहीं पड़ेगा. अगर छोटा गेट होगा तो द पीपल, द गार्ड कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पीपल, या फिर जो भी ट्रेड में सामान आ जा रहा है उसको चेक कर सकते हैं. ठीक है. सो गार्ड्स में कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स एंटरिंग और लीविंग द सिटी. दिस वॉज द डिफेंस सिस्टम ऑफ द कैपिटल्स ऑफ महाजनपद. ठीक है. इससे बेटा क्या मिला? Most of those ancient capitals continue to be living cities today, modern cities that are often 2500 year old. बेटा इतना इनका स्ट्रॉन्ग सिस्टम था कि वो सिटीज इतनी वेल डेवलप्ड हुई कि आज के टाइम पे भी वो सिटीज हम देख रहे हैं और हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया उनके बारे में. अंडरस्टूड? चलो, नाउ मूविंग अहेड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन इन जनपद्स. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं किससे? जनपद से. अब बेटा जनपद हमने पहले जब पढ़े थे तो मैंने आपको क्या बताया था? वहां पर एक राजा या रूलर होता था हर जनपद का, है ना. और अगर राजा या रूलर कहीं पर होगा तो उनका कुछ तो गवर्नेंस सिस्टम होगा, कुछ तो पॉलिटिकल सिस्टम होगा, है ना. अब ये जनपद जो थे वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? पढ़ा पहले क्लास 6 में पढ़ा हुआ है. व्हाट इज डेमोक्रेसी? बेटा डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, जहां पीपल का राज हो. अब इसका लिटरल मीनिंग मत लो. पीपल का राज का मतलब क्या है? कि हर डिसीजन में पीपल का इन्वॉल्वमेंट भी होगा. राजा इज नॉट द अल्टीमेट अथॉरिटी. ठीक है. ये जो जनपद थे इनके पास राजा था, लेकिन वो अल्टीमेट अथॉरिटी पे नहीं था. वहां पर लोग भी थे जिनका हर डिसीजन में कुछ ना कुछ से होता था. ठीक है. देखो पढ़ते हैं. ईच जनपद हैड असेंबली और काउंसिल. अब ये असेंबली और काउंसिल किसे बोलते हैं? बेटा असेंबली और काउंसिल इज द ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जिसको कि उस टाइम पे सभा या फिर समिति बोला जाता था. आपने सुना होगा ना, कभी ऐसे बोलते हैं सभा लगी हुई है, समिति चल रही है अभी. क्या मतलब है इसका? जो ग्रुप ऑफ मेंबर हैं वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं. क्या डिस्कस करेंगे वो? दे विल डिस्कस अबाउट द मैटर्स कंसर्निंग द क्लैन. जो भी उस जनपद के रहने वाले लोग हैं उनके बारे में कुछ भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही होंगी उसके बारे में वहां डिस्कशन चलता है. अंडरस्टूड? अब बेटा हमें ये सभा या फिर समिति ये वर्ड कैसे पता पड़े? बिकॉज दीज आर मेंशन्ड इन द वेदास. हमारे जो मोस्ट एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं उसमें ये सभा और समिति वर्ड मेंशन्ड है, इसीलिए हमें पता है. ठीक है. चलो, अब ये सभा और समिति में मेंबर होते हैं, हमें पता पड़ गया. अब वो मेंबर कौन थे? कौन थे वो मेंबर? दोज मेंबर्स वर दी मोस्टली द एल्डर्स इन द क्लैन. बेटा जो एल्डर्स होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, विजडम होता है ना. तो दे कैन टेक अ बेटर डिसीजन.
तो इसके वजह से जो एल्डर्स थे वो ही ज्यादातर उस मेंबर के, उस काउंसिल के यानी सभा या समिति के मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। और यहां पर जो राजा था बेटा, द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्रली। आर्बिट्रली का मतलब होता है ऐसे मनमानी नहीं कर सकता कि मैंने बोल दिया तो यही होगा, ऐसा नहीं होता था वहां पर, ठीक है। व्हाट ही वाज सपोज्ड टू डू, ही यूज्ड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। यानी कि जब भी उसको कोई डिसीजन लेना होता था तो उस टाइम पे ये इस असेंबली यानी सभा या समिति से भी प्रॉपर डिस्कशन करता था और तभी डिसीजन ले सकता था। अंडरस्टूड। और इनफैक्ट बेटा ऐसे भी कई सारे इंसिडेंट मिले हैं जहां देखा गया है कि इस असेंबली ने, ये सभा या समिति ने पूरा राजा का तख्त ही पलट कर दिया, बेकार राजा हटा दो इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट एन इनकॉम्पिटेंट रूलर कुड बी रिमूव्ड बाय द असेंबली। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं था, हो चुका है ऐसा, ऐसे कुछ इंसिडेंट मिले हैं, लेकिन ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं था कि हर बार असेंबली जो है राजा को हटा सकती है, ठीक है। सो बट देयर वाज नो एविडेंस दैट इट वाज अ एस्टैब्लिश्ड लॉ। एम आई क्लियर? समझ में आ गया व्हाट वाज द गवर्नेंस सिस्टम इन जनपद? चलो नाउ लेट्स गो फॉर द पॉलिटिकल सिस्टम इन महाजनपद। बेटा महाजनपद में भी यही सिस्टम को फॉलो किया गया। आगे जाके जब महाजनपद बने तो यही सिस्टम था, वहां पर भी राजा होता था, वहां पर भी ये सिस्टम होता था, यानी कि जो उनकी समिति और सभा थी, सभा के मेंबर थे वो होते थे, लेकिन गवर्नेंस का सिस्टम अलग अलग था। क्या सिस्टम था? एक था आपका मोनार्की सिस्टम और दूसरा था आपका गनास। मोनार्की, ये वर्ड सुना हुआ है, पहले सुना होगा ना, जहां पर राजा इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, है ना। ये वाला मोनार्की सिस्टम में जो राजा की पोजीशन होती है वो हेरिडिटरी होती है, यानी राजा का बेटा ही राजा बन सकता है। ये वाला सिस्टम चलने लग गया काफी सारे महाजनपद में, ठीक है। राजा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन द सिस्टम, सपोर्टेड बाय मिनिस्टर एंड असेंबली ऑफ एल्डर्स। सपोर्ट इसको सबका मिलता था, लेकिन अल्टीमेट से फिर राजा का ही होता था। एंड हियर राजाज पोजीशन वॉज हेरिडिटरी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा चाहे जैसा भी हो, ठीक है। आगे देखो ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस, यानी इसके यहाँ पर जो राजा था उसकी क्या ड्यूटीज और उसको क्या प्रिविलेज मिलती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था अपने लोगों से, वो मेंटेन करता था लॉ एंड ऑर्डर अपनी सिटी का। ही यूज्ड टू गेट एन इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशन, बड़ा अच्छा उसका महल होता होगा। मेंटेन एन आर्मी, वो अपनी आर्मी रख सकता था, करेक्ट। और ये ऐसा वाला सिस्टम कहाँ था बेटा, कौन कौन से महाजनपद में था? ये था मगध, कोसाला, अवंती, द मेन, इन जगहों पे ये प्रॉपर देखा गया मोनार्की सिस्टम। अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू गनास। बेटा गनास को बोला जाता है अर्ली डे रिपब्लिक ऑल्सो। बेटा आज हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, उस टाइम पे ये भी रिपब्लिक ही काउंट होता था, अर्ली डे रिपब्लिक। अब पहले तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? रिपब्लिक मतलब जहां पर जिस स्टेट की जो हाईएस्ट पोजीशन होती है ना वो हेरिडिटरी नहीं होती, वहां पर लोग उस पोजीशन के लिए किसी कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। समझ आ गया? सो पता पड़ा मोनार्की सिस्टम से क्या डिफरेंट है। यहां पर भी किंग था, लेकिन वो किंग की पोजीशन जो थी वो हेरिडिटरी नहीं थी, वो लोग चूज करते थे उस पोजीशन के लिए कैंडिडेट। एम आई क्लियर? देखो द सभा और समिति हैड मोर पावर हियर, मोर देन किंग, है ना, सबका से होता था। इंपॉर्टेंट डिसीजन इंक्लूडिंग चूजिंग द राजा टेकन थ्रू द डिस्कशन और वोट। देखो वोटिंग सिस्टम उस टाइम पे, है ना। दीज वर नॉट मोनार्कीज, ये मोनार्की सिस्टम नहीं था, यानी हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था यहाँ पर। दीज वर अमंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। बेटा वर्ल्ड में जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम चले होंगे उनमें से एक ये काउंट होता है, इसीलिए इसको अर्ली डे रिपब्लिक भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पता होना चाहिए, वाई गनास सिस्टम वॉज द अर्ली डे रिपब्लिक। और कौन कौन से महाजनपद इसको फॉलो कर रहे थे? देयर वर टू, विज्जी एंड मल्लू, ये नाम याद कर लेना, विज्जी एंड मल्लू, ठीक है। चलो मूविंग अहेड एंड नाउ हियर मोर इनोवेशन। बेटा हमने क्या देखा, धीरे धीरे ग्रुपिंग स्टार्ट हुई, जनपद बने, जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट हो गए और अर्बनाइजेशन प्रॉपर स्टार्ट हो गया। और बेटा अर्बनाइजेशन कहाँ होता है? जहाँ कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए डेवलपमेंट आते हैं, इकोनॉमी ग्रो होती है, लोगों के पास पैसा आता है ना। और वो सब कैसे होगा? थ्रू दीज इनोवेशंस, ठीक है। और यही इनोवेशन हम इसके आगे पढ़ेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। The age of Janpadas and Mahajanpadas were the age of profound changes which would impact Indian civilization until present time. बेटा इस एरा में, ये जनपद और महाजनपद वाले एरा में इतने कुछ ड्रास्टिक चेंज हुए जिनका इम्पैक्ट आज भी हमारी सोसाइटी में है।
ठीक है। एंड व्हाट वर द चेंजेस? द फर्स्ट वन वाज इमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स। अब ये सेवरल न्यू स्कूल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल बन गए बेटा। स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब होता है लोगों के सोचने का नजरिया, लोगों की सोच वहां पर बदल रही थी, है ना, लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा था। तो इस वजह से नए स्कूल ऑफ थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अब कौन से थॉट्स थे वो? द फर्स्ट वन वाज वैदिक, जो कि वैदिक तो पहले से था लेकिन उस टाइम पे और फ्लरिश हो रहा था। सो वैदिक, बुद्धिस्ट, जैन इन पर्टिकुलर एंड देयर रिस्पेक्टिव लिटरेचर्स। तो ये जो वो स्कूल ऑफ थॉट थे वो बहुत फुली फ्लरिश्ड फॉर्म में चल रहे थे। वहां पर उनके लिटरेचर वहां पे स्प्रेड हो रहे थे। और कैसे स्प्रेड हो रहे थे? दे डिसेमिनेटेड, मतलब दे वर स्प्रेडिंग, है ना, वो फैला रहे थे। सो दे डिसेमिनेटेड और पास्ड देयर टीचिंग थ्रू स्कॉलर्स। हु आर स्कॉलर्स? बुद्धिजीवी, उनको स्कॉलर्स बोलते हैं, है ना। स्कॉलर्स, मॉन्क्स, साधु संत, नन्स, साधु साध्वी, है ना, ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया एंड पीपल अंडरटेकिंग पिलग्रिमेज। जो भी लोग इंडिया में आ रहे थे, जो लोग भी किसी होली प्लेस में जा रहे थे विजिट के लिए, तो उन लोगों को ये अपने सारे जो लिटरेचर्स थे, जो अपने स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उनको पास कर रहे थे। यानी बेसिकली ये अपना धर्म फैला रहे थे उस टाइम पे। अंडरस्टूड? सो दिस वाज वन ऑफ द इनोवेशन। और आज भी ये है ना, हमारी कंट्री में सारे के सारे रिलीजन आज भी आप देख सकते हो। क्लियर? द नेक्स्ट वन वाज आर्ट। बेटा उस टाइम पे इंडियन आर्ट वाज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ इम्प्रोवाइजेशन एंड ग्रोथ। बड़े अच्छा उसमें इम्प्रोवाइजेशन हो रहा था, अच्छी अच्छी आर्ट फॉर्म निकल के आ रही थी। आगे जाके देखेंगे एक आर्ट हम, ठीक है। चलो मूविंग अहेड। नाउ नेक्स्ट इनोवेशन वाज आयरन मेटलर्जी। अब बेटा ये मेटलर्जी क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि गैंजेटिक प्लेन में सबसे ज़्यादा महाजनपद देखे गए। क्यों देखे गए? एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, है ना, और उसके अलावा आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। अब पहले तो ओर वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज ओर? ओर इज द साइंटिफिक टर्म। अब किसके लिए यूज होता है? जब भी हम किसी मेटल को निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो क्या वो प्योर फॉर्म में मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। उसमें बहुत सारी मिट्टी होगी, गंदगी होगी, अनवांटेड सब्सटेंसेस भी होंगे, है ना। तो उसको बोला जाता है ओर। और उस ओर से जब हम प्योर मेटल को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटलर्जी। Am I clear? तो सोचो आयरन मेटलर्जी स्टार्ट हो गई थी, यानी आयरन, प्योर फॉर्म ऑफ आयरन निकाला जा रहा था आयरन के ओर से, ठीक है। देखो, इन सेवरल रीजन ऑफ इंडिया द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड शेपिंग आयरन वर एक्चुअली परफेक्टेड फ्रॉम अर्ली सेकेंड मिलेनियम BCE। सेकेंड मिलेनियम BCE से ये काम स्टार्ट हो गया था, लेकिन लास्ट में यानी बाय द लेट सेकेंड मिलेनियम BCE आयरन टूल हैड बिकम वाइड स्प्रेड फैसिलिटेटिंग द एग्रीकल्चर ऑन अ बिगर स्केल। बेटा लास्ट में आते आते यानी सेकेंड मिलेनियम खत्म होते होते ये आयरन के टूल बनने स्टार्ट हो गए, जिससे कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आया। अब कैसे आया ट्रांसफॉर्मेशन? बेटा हड़प्पन कल्चर में कौन सा जो मेटल था वो ज़्यादा यूज होता था? कॉपर। वो लोग कॉपर के बारे में जानते थे, है ना। अब कॉपर और आयरन के बीच का डिफरेंस आई होप यू नो, आपने साइंस में ऑलरेडी पढ़ लिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, है ना। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑफ कोर्स आयरन। आयरन इज मोर हार्डर, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर शार्पर। अगर आयरन का टूल बनेगा, मान लो कुल्हाड़ी, आयरन की कुल्हाड़ी बनी और वहीं पर कॉपर की कुल्हाड़ी बनी, तो कौन ज़्यादा शार्पर होगी? आयरन। किससे ज़्यादा इफेक्ट आएगा काटने पे? ऑब्वियसली आयरन, है ना। तो उससे क्या हुआ? एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एग्रीकल्चर में एक टूल यूज होता है जो कि ऐसा दिखता है, क्या है ये? प्लो। ये क्या है? प्लो। इसको ऐसे जमीन के अंदर डालते हैं, इस वाले एरिया को, और वो जमीन को खोदता हुआ चला जाता है ना। अब जब तक आयरन नहीं होगा, यहाँ पर ये लोग लकड़ी का यूज करते थे। अब बेटा लकड़ी यानी वुड इतना स्ट्रांग होगा क्या? बीच में कितनी बार तो टूट जाता होगा, है ना। लेकिन बाद में जब आयरन आया, देन आयरन विल नॉट ब्रेक ऑब्वियसली। तो फिर इससे क्या हुआ? एकदम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। Am I clear? देखो, why this was changing? Because iron is harder and stronger than copper. कॉपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्डर है। So the tools made were strong, lighter and sharper. जो भी टूल बनेंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वो ज़्यादा शार्पर होंगे, तो उनसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। Am I clear? और देखो, द टूल्स लाइक प्लो एंड सिकल, ये क्या है? ये प्लो है। सिकल क्या होता है? सिकल पता है क्या होता है? हसिया, जिससे से काटते हैं, हसिया, ठीक है। वेपन्स में क्या है? स्वॉर्ड, स्पीयर्स, एरो, शील्ड्स एटसेट्रा। बेटा पहले के टाइम पे, इनसे पहले यानी सेकंड अर्बनाइज से पहले वाले लोग कैसे टूल यूज करते थे? ज़्यादातर उनके स्टोन से बने होते थे, है ना, जो प्री हिस्टोरिक टाइम पे आपने देखा भी हो, क्लासेस में पढ़ा होगा। अब वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे या फिर आयरन वाले? ऑब्वियसली आयरन वाले, है ना। तो यहाँ पर जो स्वॉर्ड थी, स्पीयर्स थे, एरो थे, ये सारे के सारे किससे बने? आयरन से बने। तो इससे क्या हुआ? वॉर सिस्टम, उनका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गया,
कितनी खतरनाक लड़ाइयाँ शुरू हुई उसके बाद इनके वजह से, है ना। देखो, डिस्कवरी ऑफ सच टूल्स गेव इंटेंस कोर्स ऑफ मिलिट्री कैंपेन, जो जितने भी लड़ाइयाँ देखी हैं हमने बिकॉज ऑफ दिस, है ना, इंटेंस कोर्स ऑफ मिलिट्री कैंपेन, बट ओकेजनली अलायंस टू दिस गेव राइज टू न्यू किंगडम एंड न्यू एम्पायर्स। अभी आगे जाकर पढ़ेंगे हम कौन से नए किंगडम का राइज हुआ इसके आगे। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, वन ब्यूटिफुल पिक्चर दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। क्या दिखाया है यहाँ पर? अ पैनल ऑफ सांची स्तूपा डिपिक्टिंग अ स्मिथी, दैट इज अ मेटल वर्कशॉप उसको बोलते हैं, वेयर डिफरेंट वर्कर्स ब्रिंग फायरवुड, वाटर, स्टोक द फायर, बीट द आयरन एटसेट्रा। सो बेसिकली एक मेटल वर्कशॉप में जो जो भी काम होते हैं वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो यह पता पड़ रहा है, दिस पर्सन इज हीटिंग द आयरन इन द फायर, समवन इज ब्रिंगिंग द फायरवुड, समवन इज हैमरिंग दैट आयरन, हॉट आयरन, टू गिव इट शेप। यस, सो व्हाट दिस पिक्चर इज शोइंग? This picture is showing the importance of iron that time, है ना, and also the beautiful form of artwork. Clear? चलो moving ahead, and now the next innovation that is coins. बेटा इस टाइम पे सेकेंड मिलेनियम में coins का बहुत एक्सटेंसिव यूज हुआ था। क्यों हुआ होगा यूज? coins क्यों आए पिक्चर में? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हो रही थी, ट्रेडिंग होगी, बहुत ज्यादा बड़े स्केल पे ट्रेडिंग होगी, तो उस टाइम पे हम गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज नहीं कर सकते, है ना। देन वी नीड करेंसी एंड दैट्स व्हाई कॉइन केम इनटू द पिक्चर। यूज ऑफ कॉइन इन इंडिया मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड। अभी कॉइन कैसे कॉइन थे बेटा? जो आजकल के टाइम के हमारे कॉइन होते हैं ना राउंड वाले, वैसे कॉइन नहीं थे, इस टाइप के थे, कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, बस उसमें एक कुछ मार्क दिख रहा है आपको, है ना। ये कैसे बनते थे? दीज वर मेड अप ऑफ मेटल। जो सबसे पहला कॉइन था वो सिल्वर से बना था और उसमें इस तरीके की डिजाइन को पंच कर देते थे। कैसे पंच करते थे? मेटल को गर्म करते होंगे, गर्म करने के बाद तो जो भी डिजाइन उनको बनाना है उसमें वो डिजाइन को सब मार्क कर दिया। सो इसलिए इनको बोलते हैं पंच्ड कॉइन। ये पंच्ड कॉइन मतलब वो ऐसे मुक्के वाला पंच कॉइन नहीं है, ठीक है। देखो, द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर इनटू व्हिच सिंबल्स वर पंच्ड एंड दैट्स व्हाई दीज वर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन। पंच मार्क कॉइन, पंच मतलब डिजाइन मार्क कॉइन, ठीक है। आगे जाके बेटा फर्दर द कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर ऑल्सो मेड, ठीक है। पहले सिल्वर से बनना शुरू हुआ, बाद में जाके बाकी मेटल से भी बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब बेटा ये कॉइन इश्यू कौन करता होगा? कौन करता होगा? हमारी कंट्री में जो मनी है वो कौन इशू करता है? हर घर में थोड़ी बनता है, कोई तो ऐसी एक गवर्निंग अथॉरिटी है ना जो कि उन करेंसी को रिलीज करती है। ऐसे ही इनके लिए भी कोई गवर्निंग अथॉरिटी थी, वो क्या थी? महाजनपद, ठीक है। यहाँ पर जनरली अ महाजनपद इशूड इट्स ओन कॉइन्स। अदर देन दैट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन वर ऑल्सो यूज्ड एज एन एक्सचेंज इन द ट्रेड। अगर किसी ने ट्रेड किया दूसरे बगल के महाजनपद से, अपने नेबरिंग महाजनपद से, तो वहां से जो कॉइन्स आए तो उनको भी वो यूज करते थे। Am I clear? चलो moving ahead, and now here let's explore for you. बेटा you have to fill this table. Fill up the following table with yes or no or a tick mark or a cross mark in each square which provide an interesting comparison between the two phases of Indian civilization. So basically first urbanization और second urbanization के बीच के differentiation को हमें यहाँ पे देखना है based on these all points. Easy है, फटाफट कर लोगे? चलो करके देखते हैं। गंगा प्लेन्स, बेटा गंगा प्लेन्स में ये वाला हुआ था सेकेंड अर्बनाइजेशन, ये तो इंडस में हुआ था, इंडस रिवर के पास हुआ था, है ना, क्रॉस। मोनास्ट्रीज यूजुअली बुद्धिज्म में बनाई जाती है, तो बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट अगेन सेकेंड अर्बनाइजेशन में था, यहाँ था नहीं, क्रॉस। लिटरेचर, बेटा हड़प्पन कल्चर में कुछ सिंबल्स मिले थे लेकिन कोई ऐसा लिटरेचर टेक्स्ट नहीं था, सो क्रॉस। यहाँ पर तो बहुत सारे थे। कमिंग टू ट्रेड, दोनों जगह ट्रेड हुआ था, हड़प्पन पीपल भी ट्रेड करते थे और सेकेंड अर्बनाइजेशन में भी ट्रेड हुआ था, सो दोनों जगह टिक। कमिंग टू वॉरफेयर, बेटा हड़प्पन कल्चर में कोई ऐसा वॉरफेयर सिस्टम नहीं था, वो लोग रेडी नहीं थे कि कोई आगे अटैक करेगा तो उसमें लड़ लेंगे बिल्कुल, है ना। सो वॉरफेयर नो, हेयर यस। कमिंग टू कॉपर एंड ब्रॉन्ज, तो हड़प्पन कल्चर में बहुत एक्सटेंसिवली यूज हुआ था कॉपर का, लेकिन यहाँ पर भी हुआ था, अभी हमने देखा था ना कॉपर के कॉइन बने थे, सो यस। आयरन, सो हड़प्पन नो, दे डिडंट न्यू अबाउट इट, यहाँ पर यस। Understood? So this way you can fill up this table and I hope you understood the difference between the first and second urbanization also. Am I clear? Chalo, moving ahead, and now we are going for the another part of the chapter, that is grouping of society, the Varna Jati system. अब बेटा वर्ण जाति सिस्टम को बाद में समझेंगे, पहले ये देखो कि ग्रुपिंग ऑफ सोसाइटी दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। अभी तो एक ग्रुपिंग पढ़ी थी ना जहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ग्रुप बनाया और आपको जनपद मिला, जनपद ने ग्रुप बनाया आपको महाजनपद मिल गया। अब ये कौन सी ग्रुपिंग की बात हो रही है बेटा? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज।
यस, देखो जितनी बड़ी सोसाइटी होगी उसको मेंटेन करने के लिए उतने ही अलग अलग टाइप के लोग चाहिए, है ना। लेट्स से कोई एक पर्सन है जो बहुत अच्छी तलवार चला सकता है, यानी बहुत अच्छा फाइटर है। बेटा तलवार चलाने वाला जरूरी थोड़ी कि तलवार बना भी सकता है उतनी अच्छी, नहीं हो सकता ना ऐसा, क्योंकि उसका जो कैपेबिलिटी है वो तलवार चलाने की है, बनाने की नहीं है। सो यू नीड सम अदर पर्सन हु कैन मेक अ गुड स्वॉर्ड ऑल्सो, isn't it? Then you need one more person who can teach how to use that sword. Am I clear? So what is happening? एक ही मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, उसमें 3 लोग तो आपको यहीं पे चाहिए। सो ग्रुपिंग ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज। Am I clear? देखो यहाँ पर why grouping is required? Question: with the rise of civilization, human societies grew more complex, due to which society organized itself in a several groups based on class, occupation and some other criteria. Understood? अब कितने ग्रुप बन सकते हैं बेटा ऐसे? एंडलेस, जितने ऑक्यूपेशन है उतने ग्रुप बन सकते हैं। देखो ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं? देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स कंसर्न्ड विद गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, टाउन प्लानिंग, फार्मिंग, क्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड ऑल काइंड ऑफ अदर प्रोफेशंस। देखो जितने प्रोफेशन है उतने सबके नाम लिख दिए यहाँ पर, isn't it? अब बेटा ये जो ग्रुपिंग बनी ये क्यों बनी? ये इसलिए बनी सो दैट ऑल द ग्रुप्स, ऑल द पीपल कैन हेल्प ईच अदर, है ना, कैन लिव इन हार्मनी, द सोसाइटी कैन वर्क प्रॉपरली। ये था मोटिव इन ग्रुप को बनाने का, है ना। देखो इन एन आइडियल सोसाइटी ऑल दीज ग्रुप्स कुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हार्मनी। बट आजकल की सोसाइटी में क्या ऐसा होता है? क्या रियलिटी यही है बेटा कि ये सारे ग्रुप जो है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सोसाइटी बड़ी हार्मोनियस से चल रही है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या है? जैसे ही ये ग्रुपिंग हुई वहां से शुरू हो गई इनइक्वालिटी। इस ग्रुपिंग ने इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस किया सोसाइटी में, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम दीज डिविजन्स ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज। वाई? बिकॉज सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस द अदर्स। बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कुछ ग्रुप्स ने ज्यादा वेल्थ एक्वायर कर ली, या तो ज्यादा नॉलेज वाले थे वो, है ना। कुछ लोग अपने आप को अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस से बड़ा दिखाते हैं कि हम बहुत ऊंचे हैं, तुम लोग बहुत नीचे हो, है ना। सो ये क्या है? दिस इज अ वे ऑफ शोइंग इनइक्वालिटीज। तो रियलिटी हो गई ये। हमने सोचा था ये वाला, कौन सा वाला, कि सोसाइटी बड़ी हार्मोनियसली चलेगी, लेकिन रियलिटी कुछ और हो गई। Am I clear? That's why it is written in your book. While equality is an ideal that human society have often aspired for, very few, if any, have ever achieved it. बेटा बहुत डीप मीनिंग है इस लाइन का, और ये क्वेश्चन फॉर्म में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ये लाइन दे देंगे और आपको पूछेंगे डू यू एग्री विद इट, डू यू एग्री विद दिस, तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। यूजुअली जो एस्पिरेशन थी हमारी वो ये थी कि हमारी जो सोसाइटी चले वो हार्मोनियसली चले, सब लोग मिल के काम करें, लेकिन रियलिटी को क्या हो गई कुछ और, ये लीड टू इनइक्वालिटीज। और उसका रीजन भी दिया हुआ है, व्हाई लीड टू इनइक्वालिटीज, बिकॉज सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। Am I clear? Understood? चलो moving ahead. Now let's explore some questions for you. Again, why should a complex society divide itself in such groups? Think about several possible factors why this happens, why this grouping happens. बेटा ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। किसी भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में ग्रुपिंग की जरूरत क्यों है? सो दैट डिविजन ऑफ वर्क हो सके। सब कुछ एक ही इंसान नहीं कर सकता, है ना। वी वॉन्ट सम वर्क डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटीज। जितना अच्छा जो कैपेबल होगा वो काम उतना इफेक्टिवली और अच्छे से होगा, है ना। तो डिविजन ऑफ वर्क शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटीज, सो दैट्स व्हाई डिविजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आंसर देखो, a complex society should divide itself because all the people are capable of doing different type of work. हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। So division of work as per capability makes the work more efficient and help society function smoothly. This is the answer. Understood? Next देखो, list other such professions you expect in a complex society of the first millennium BCE. Okay, बेटा उस टाइम पे जो इन लोगों की सोसाइटी थी फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में, उस टाइम पे कौन कौन से प्रोफेशन हो सकते आपको ही बताना है। आप कुछ भी लिख लो इसमें, बस एस्ट्रोनॉट और इंजीनियर लिख के मत आ जाना, बाकी आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो। कारपेंटर लिख लो, दिस ब्लैक स्मिथ लिख सकते हो आप, है ना। कुछ गवर्नेंस वाला भी लिख सकते हो, टीचर, प्रीस्ट, है ना। सो योर विश, यू कैन राइट एनीथिंग। आई हैव गिवन यू सम आंसर। फार्मिंग, सोल्जर्स, प्रीस्ट, ट्रेडर्स, ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, मेसन्स, कारपेंटर्स एटसेट्रा। इसके अलावा 2-3 और याद आ रहे हैं तो मुझे ही बता देना कमेंट में, ठीक है। चलो मूविंग हेड, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द वर्ण जाति सिस्टम, द टू फोल्ड सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी।
ठीक है। इन इंडिया द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फोल्ड सिस्टम, वर्ण एंड जाति। एक एक करके समझते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट विद वर्ण फर्स्ट ऑफ ऑल। बेटा ये वर्ण सिस्टम के बारे में हमें कैसे पता पड़ा? ये मेंशन्ड है वैदिक टेक्स्ट में। वर्ण कंसेप्ट इमर्ज्ड फ्रॉम द वैदिक टेक्स्ट, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या था? इस सिस्टम में सोसाइटी को डिवाइड किया कर दिया 4 पार्ट में, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइडेड थी सोसाइटी। द फर्स्ट वन वर ब्राह्मण्स, द नेक्स्ट क्षत्रिय, थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्रास, ठीक है। और ये डिवीजन के क्यों था? बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। जो ब्राह्मण से दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज, फॉर डूइंग दिस पूजा पाठ, है ना। दे वर एंगेज्ड इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग द नॉलेज एंड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल्स। जो क्षत्रिय थे उनका काम क्या था? उनका काम था अपने लैंड की प्रोटेक्शन, ठीक है। जरूरत पड़े तो जाकर लड़ाई लड़के आ जाएं एनिमी से। दिस वाज द रोल। दे वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी एंड द लैंड एंड इंगेज इन द वॉरफेयर इफ नेसेसरी, ठीक है। कमिंग टू वैश्य, इनका काम था बेटा इकोनॉमी यानी बिजनेस करना, जैसे कि दे वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज वेल्थ थ्रू द ऑक्यूपेशंस ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। कमिंग टू शूद्रास, दे वर द आर्टिशियंस, क्राफ्ट पीपल, वर्कर्स एंड द सर्वेंट्स। क्लियर? तो अगर हम ऑक्यूपेशन के बेस पे इसको अगर सिंपल भाषा में बोलें तो जो ब्राह्मण्स थे वो थे रिस्पॉन्सिबल नॉलेज के लिए, जो क्षत्रिय थे वो थे रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्शन के लिए। हियर वैश्य वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेल्थ एंड शूद्रास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विसेज, ठीक है। ये था सिंपल डिविजन वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर? नाउ कमिंग टू द जाति सिस्टम। व्हाट हैपेंड इन द जाति सिस्टम? बेटा जाति सिस्टम में ये जो सोसाइटी के डिविजन्स थे वो बहुत ज्यादा रिजिड हो गए। कैसे? देखो, a group or community of a people with a specific professional occupation tied to their livelihood। क्या मतलब है इस लाइन का? बेटा इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रुप या कम्युनिटी जिसका एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, एक स्पेसिफिक प्रोफेशन है, वो उनके साथ अब बंध गया। वो जो भी अपना जीवन यापन करेंगे उसी प्रोफेशन के थ्रू कर सकते हैं। दे कैन नॉट चेंज देयर प्रोफेशन। और रिजिडनेस इतनी ज्यादा थी कि जो उनकी फर्दर जनरेशन होंगी वो भी वही काम करेंगे, ये फिक्स था। फॉर एग्जाम्पल अगर लोहार है तो लोहार का बेटा लोहार ही रहेगा। ये क्या हो रहा है? जनरेशन टू जनरेशन पास होते जा रहा है, रिजिडनेस, ठीक है। जनरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हियर सब डिवाइडेड इनटू सब जातीज ऑल्सो। तो यहाँ पर फर्दर सब जातीज भी देखी, यानी सब डिविजन भी हो गया। विच हैड देयर कस्टम ट्रेडिशन ऑफ देयर ओन, फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज, रिचुअल्स एंड द फूड हैबिट्स। क्लियर? सो व्हाट इट इज शोइंग बेटा? इट इज शोइंग द रिजिडनेस ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस डिविजन। क्लियर? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर देयर आर हिस्टोरिकल एविडेंस बोथ इन टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस दैट इन अर्ली पीरियड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज चेंज्ड देयर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन इफ सर्कमस्टांसेस डिमांडेड। बेटा ऐसे कई सारे एविडेंस मिले हैं हिस्ट्री में जहाँ पे लोगों ने अपने प्रोफेशन को चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई किसान है, जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर रहा है, वहाँ पर कंटिन्यूसली या तो बाढ़ आ रही है या तो सूखा पड़ गया, तो क्या करेगा? वो जो किसान था उसकी पूरी कम्युनिटी थी वो सिटी में चली गई, वहां पे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सो ये क्या है? चेंज इन ऑक्यूपेशन। और भी ऐसे कई इंस्टेंस जहाँ पे लेट्स से कोई ब्राह्मण है, वो उसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, उसने इनफैक्ट मिलिट्री एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ? दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इट्स एक्टिविटीज, स्ट्रेंथेंड इकोनॉमी एंड देयरफॉर गेव इट सम स्टेबिलिटी। बेटा ये जो डिवीजन पहले वाला था जहाँ पे इतना रिजिड सिस्टम नहीं था, उससे क्या था? जो एवरीथिंग वाज वर्किंग इन अ हार्मोनियस वे एंड दिस वाज गिविंग द स्टेबिलिटी टू द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन फर्दर जाके चीजें फिर चेंज होनी शुरू हो गई जैसे ही ये सिस्टम रिजिड हुआ। देखो, here the वर्ण जाति system was more flexible in earlier periods and became more rigid with the passage of time, in particular during the British rule in India। बेटा ब्रिटिश ने कैसे इंडिया को डिवाइड किया था बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, ये पता है हमें, है ना। यहाँ पे कास्ट वर्ड कहाँ से आया? ये कास्ट वर्ड कहाँ से आ गया? देखो, यू मे हैव हर्ड दैट इंग्लिश वर्ड कास्ट, है ना। इट कम्स फ्रॉम अ पोर्टुगीज वर्ड कास्टा। बेटा जो पोर्तुगीज थे जब उन्होंने इंडिया में ट्रैवल किया, कब? लगभग 16th सेंचुरी सीई, 16th सेंचुरी कॉमन एरा। तो उस टाइम पे इन्होंने ना बड़ा समझने का कोशिश किया हमारे इंडियन सोसाइटी को, जो ये डिविजन्स है इनको, वहां से उन्होंने इसको नाम दिया ये वाला, क्या? वहां से ये वर्ड आया कास्ट। करेक्ट? अब कई सारे लोग बोलते हैं कि जो कास्ट है वो वर्ण को रिफर करता है, कोई बोलते हैं ये जाति के लिए अप्लाई होता है, और कोई बोलते हैं ये
वर्ण जाति के लिए अप्लाई होता है, बट बेसिकली दिस वर्ड इज रेफरिंग टू द डिविजन्स इन द इंडियन सोसाइटी। जैसे जैसे सिस्टम रिजिड होता रहा वैसे वैसे इनइक्वालिटीज हमारी सोसाइटी में बढ़ती रही, और इस इनइक्वालिटी का फायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने उठाया, है ना, हमें और डिवाइड करके। करेक्ट। सो बेटा ये जो वर्ण जाति सिस्टम है इसका बहुत डीप इंपैक्ट रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी में एंड जनरेशन में। Am I clear? I hope you understood what is वर्ण जाति system. Clear? चलो moving ahead and now we are going for the development elsewhere in India. बेटा अभी तक हमने क्या देखा, ये महाजनपद के टाइम पे कितने सारे इनोवेशन हो रहे थे, नए नए स्कूल ऑफ थॉट आ गए थे, वहां पर आयरन का इतना अच्छा यूज होने लग गया, प्रॉपर वॉरफेयर के उनके पास इक्विपमेंट बन गए, इसके अलावा इतने अच्छा ट्रेड करने लग गए, वो बिजनेस करने लग गए। बेटा जहां पर भी ट्रेड होगा वहां पर इकोनॉमी फ्लो होती है, पैसा आता है लोगों के पास, है ना, फिर वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस को स्प्रेड करते हैं। जहां पर भी नए स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं वो क्या करते हैं, अगेन दे डिसेमिनेटेड देयर स्कूल ऑफ थॉट्स टू अदर पीपल। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए रूट्स चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, in this first millennium BCE, important communication routes opened for the purpose of trade, pilgrimage, military campaign, etc. ठीक है, अब ये कौन से रूट थे? There were two main routes. The two routes became widely used, mentioned in the literature. ठीक है, मैप में देखते हैं बेटा। The first route was उत्तर पथ। कहाँ पर है ये? It started from somewhere north west and all the way to Ganga plain and towards the east. ये था उत्तर पथ। उत्तर पथ कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन टू गंगा प्लेन्स एंड ऑल द वे टू ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, इसके अलावा दूसरा था दक्षिण पथ। दक्षिण पथ स्टार्टेड फ्रॉम कौसाम्बी नियर प्रयागराज एंड क्रॉस्ड द विंध्या रेंज ऑफ हिल्स टू प्रोसीड ऑल द वे टू साउथ। यहाँ पर देखो ये है बेटा कौसाम्बी, सो यहाँ से स्टार्ट होते होते पूरा ये दक्षिण की ओर जा रहा था। Am I clear? So these were not the only two routes. इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे लेटरल और रूट्स भी थे। यहाँ पर देखो many lateral roads also connected the important ports on the western and eastern coast. Understood? So what was happening? People were spreading their knowledge, their military, है ना, मिलिट्री कैंपेन चला रहे थे वहां पर। उसके अलावा वो लोग अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को स्प्रेड कर रहे थे। सो पीपल वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। क्लियर? आगे चलते हैं। Now what happened in the different regions of India? Let's find it out. सबसे पहले चलते हैं बेटा ईस्ट में। In eastern region, major cities emerged such as Shishupalgarh, which was the capital of Kaling region. Today Shishupalgarh is the part of Bhubaneswar, Odisha. कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। बेटा ये देखो ये एक्सकेवेशन से मिला हुआ है। शिशुपालगढ़ टुडे सबर्ब ऑफ भुवनेश्वर, फर्स्ट एक्सकेवेटेड इन 1948, उसकी खुदाई में मिला था ये। ठीक है, और ये पिक्चर मैंने आपको पहले दिखाई थी, किसके लिए दिखाई थी? यहाँ मोड सिस्टम को देखने के लिए, है ना। सो दे वर हैविंग प्रॉपर मोड सिस्टम। यहाँ पर देखो जो यहाँ पे रोड है कितनी ब्रॉड है, लेकिन आगे जाते जाते ये बिल्कुल नैरो हो गया है। सो नैरो गेट सिस्टम ऑल्सो। अंडरस्टूड? देखो here the gateways into the city through the fortification, the moat full of water is visible outside the gateway. Notice the narrowing of the gateway for control movement of the people and the goods. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको छोटा गेट। Am I clear? So development. They followed a strict square ground plain with imposing fortification and broad street. ठीक है, ये चल रहा है आपका कहाँ? ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं सदर्न पार्ट में। इन सदर्न रीजन सिटीज बिगिन इमर्जिंग फ्रॉम अबाउट 400 BCE। लगभग 400 BCE में यहाँ पर भी सिटीज इमर्ज होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, द अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स इमर्ज, द चोलास, द चेरास एंड द पांड्यास। ये नाम याद होने चाहिए, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। अब हमें इनके बारे में कैसे पता पड़ा? अगेन सम हिस्टोरिकल सोर्स। क्या है वो हिस्टोरिकल सोर्स? द फर्स्ट वन इज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, खुदाई से हमें कुछ मिले हैं रिमेन्स। उसके अलावा द मोस्ट एंशियंट तमिल लिटरेचर मेंशंस दोज किंगडम्स एंड सेवरल ऑफ देयर किंग्स। वहां पर इन किंगडम्स के बारे में मेंशन है। Am I clear? और बेटा इसके अलावा सदर्न रीजन की एक और खास बात थी, वो क्या? ये यहां पर देखो, इन सदर्न रीजन these are rich in resources such as precious and semi-precious stones, golds and spices. Trade was going on with the rest of the India and also with the kingdoms and empires overseas. तो ये लोग जो थे वो इन चीज़ों के वजह से, जो सेमी प्रीशियस और प्रीशियस इनके पास स्टोन थे, गोल्ड इतना सारा था, स्पाइस था, तो इनका वो बहुत एक्सटेंसिवली ट्रेड कर रहे थे एंड दैट्स व्हाई दे वर फ्लरिशिंग सो मच। Am I clear?
चलो मूविंग अहेड एंड नाउ हियर बाय 300 और 200 BCE almost the entire subcontinent including the regions in the northeast was one vibrant interconnected land. बेटा देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया लगभग 1200 से, जहाँ से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई जनपद में। यहाँ से आते आते लगभग 800-700 में महाजनपद बनने शुरू हुए। यहाँ से आते आते डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, है ना, इनोवेशन स्टार्ट हुए, नए स्कूल ऑफ थॉट आए, ट्रेड आया, और 400-300 तक आते आते पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक पूरा इंटरकनेक्शन हुआ और सब जगह धीरे धीरे ये अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट देखा जा रहा था। क्लियर? आगे देखते हैं। So goods and cultures traveled from region to region and often beyond India to part of Central and Southern Asia also. So India के साथ ही नहीं, बाहर भी पूरा ट्रेड चल रहा था। Am I clear? आगे देखते हैं। About the same time the महाजनपद ceased to exist. और इसी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, ये जो महाजनपद थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, और इसके बाद leaving the place to fresh developments that were going to reshape India. अब ये महाजनपद के बाद ऐसा नया क्या डेवलपमेंट हुआ जिसने इंडिया को रीशेप किया, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो विद दिस we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every concept of this, and now you are able to answer each and every question also. But still having any doubt or facing any difficulty from this chapter, comment, I will revert back there. ठीक है, चलो, take care and bye bye.